हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो हमने बार्क एनपीसीएल का ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट किया है उसकी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने मैथ के 20 क्वेश्चंस को किया था जो कि सभी टॉपिक से लिए गए थे। जो आपके बार्क एनपीसीएल में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी हिसाब से हमने बार्क के यानी कि मैथ के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वॉच कर सकते हो। आज क्लास में हम साइंस के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बार्क एंड एनपीसीएल के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए और ये ब्रह्मास्त्र बैच जो हमने चलाया है इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेरे उत्तर देने से पहले आप कोशिश करिएगा खुद उत्तर देने की। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास का, बोला जा रहा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट टाइम्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की तुलना प्रोटॉन कितना गुना भारी होता है, यहाँ पर ए आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1636, ऑप्शन नंबर बी है 1736, ऑप्शन नंबर डी है 1836 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1936। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 गुना भारी होता है। आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ द मेन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है। लगता है कि आप सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपके लिए मिलेगा 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 98.1 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। इसका आंसर है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रॉम सन द लाइट रीचेस टू अर्थ इन मिनट, यानी कि जो सूर्य की लाइट है, जो प्रकाश वो पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंच जाता है, ये आपके लिए बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 0 मिनट में, ऑप्शन नंबर बी है 4 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 8 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 12 मिनट। तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुंचने में समय लगता है वो 8 मिनट और कुछ सेकंड यहाँ पर टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको थोड़ी सी हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे, आपसे मिस ना हो। बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड वेरियस डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ध्वनि की तीव्रता बॉडी के कंपन के साथ सीधे भिन्न होती है। किसके कंपन के साथ भिन्न होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझिए कि ध्वनि की तीव्रता है जो बॉडी के साथ और कौन है उसके कंपन के साथ भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए में मिलता है आवृत्ति के कंपन के साथ भिन्न होती है, या पिच के कंपन के साथ भिन्न होती है, या एम्पलीट्यूड, आयाम, या डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके लिए पता है कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कंपन के साथ सीधे भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले आपके लिए बताना चाहूँगा बार्क प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया है जो ओनली आपको 99 रुपये में अवेलेबल करा दी गई है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की। अगर आप देखना चाहते हो कि टेस्ट सीरीज में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार हैं कि नहीं, तो आपको डेमो टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप डेमो टेस्ट को दीजिए, देन उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए ताकि आपको पता चल सके कि टेस्ट सीरीज में कितनी मेहनत की गई है।
ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर कीजिए, चाहे आप NPCL की तैयारी कर रहे हैं चाहे बार्क की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कॉन्टेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके वैलेंस सेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ऑप्शन हैं जो उनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे कि Na सोडियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर है कैल्शियम के वैलेंस सेल में होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कैल्शियम है उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर लीटर। सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा में कितने लीटर होती है। मात्रा कितने लीटर होती है, लीटर में आपके लिए बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 11.2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 33.3 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 44.4 लीटर। यहाँ पर आपके लिए सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा बताना है। तो 1 मोल गैस की मात्रा होती है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हीलियम इज। हीलियम तत्व की संयोजकता कितनी होती है। जो हीलियम तत्व की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, जो हीलियम जो होता है, हीलियम गैस जो होती है वो आपकी सबसे हल्की गैस होती है, क्योंकि उसकी जो बैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है, वो 0 होती है, इसलिए ये बिल्कुल ही हल्की गैस मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सही क्वेश्चन मान लीजिएगा। ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। यहाँ पर कौन सी डिवाइस है 4 ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर ए है मोटर, ऑप्शन नंबर बी है लीवर जिसे उत्तोलक कहते हैं हिंदी में, ऑप्शन नंबर सी है जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर आपका मोटर जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोटर हमारी इलेक्ट्रिकल यानी कि लाइट से चलती है, विद्युत से चलती है, और उससे हम कोई भी अपना यंत्र चला सकते हैं, कोई भी कार्य करवा सकते हैं, जो कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और लीवर उत्तोलक होता है, जो एक मशीन होती है जिसमें हम कम फोर्स लगा के ज़्यादा काम कर सकते हैं। और आपका जो जनरेटर डिवाइस होता है उससे यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हम विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस और ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है, करेक्ट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है एट टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। बोल रहा है कि तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में दोनों का मूल्य समान होता है। वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का वैल्यू है वो सेम होता है। ऑप्शन नंबर ए -60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है -37 डिग्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है -39 डिग्री। तो जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि -40 डिग्री है ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको उत्तर बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, वाट में बताना है आपके लिए 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, कितने वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में मिलता है आपको 753, ऑप्शन नंबर बी मिलता है 735, ऑप्शन नंबर सी मिलता है 746, ऑप्शन नंबर डी मिलता है 550। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 746 वाट। अगर आपसे पूछता कि 1 मीट्रिक हॉर्स पावर में
कितने वाट होते हैं, तो आपका निकल गया था 735। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आप कन्फ्यूज अगर हो तो कन्फर्म कर लीजिएगा कि वो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746। अगर स्पेशली पूछे कि 1 मीट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं तो 735। ठीक है, बार्क विलियम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर कर लेना, ओनली 99 में आपको मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोला जा रहा है वैक्यूम माध्यम में कौन सी तरंग है जो संचारित नहीं हो सकती हैं। वैक्यूम माध्यम में खालिस्तान की तरंगों को संचारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लाइट, ऑप्शन नंबर बी है साउंड, ऑप्शन नंबर डी है हीट, ऑप्शन नंबर डी है इंफ्रारेड रेज। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिसे हम वैक्यूम में संचारित नहीं कर सकते, यानी वो ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साउंड, यानी कि ध्वनि या आवाज़। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि वैक्यूम में सर्वाधिक गति कौन सी वेव से कौन सी तरंग की होती है, तो वो होती है हमारी लाइट की, रोशनी की सर्वाधिक गति होती है वैक्यूम में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा साउंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला जा रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड। किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है। कोई वस्तु है, उस पर थोड़े समय के लिए कोई फोर्स लग रहा है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एवरेज फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है टेंशन, ऑप्शन नंबर सी है इम्पल्स यानी कि आवेग, ऑप्शन नंबर डी है मोमेंटम। तो यहाँ पर जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो थोड़े समय के लिए फोर्स लगता है वो आपका कहलाता है इम्पल्स यानी कि आवेग, उसे हम कहते हैं आवेग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है ड्यूरिंग एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट इट्स वेट रिमेंस। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने के दौरान उसका भार कितना रहता है। जब भी हम कोई वस्तु को ऊंचाई पर फेंकते हैं और कुछ दूरी यानी कुछ हाइट पर जाने के बाद वो वस्तु गिरने लगती है, तो जब वो वस्तु को हम किसी हाइट पर फेंकते हैं, कब गिरना स्टार्ट होती है, जब उसका भार शून्य हो जाता है तो वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने के दौरान उसका भार 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14। इफ पावर ऑफ अ लेंस इज 1D 1 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहाँ पर यदि एक लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर है, लेंस का फोकस डेप्थ कितना होगा। तो अगर किसी भी लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर है, ठीक है, अगर 1 डायोप्टर है तो उसकी जो फोकल लेंस का फोकस डेप्थ जो होता है वो होता है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून विल। चंद्रमा पर ले जाने पर पेंडुलम की समय अवधि क्या होगी। जैसे ही हम चंद्रमा पर पेंडुलम को ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा, ये बोला जा रहा है। आपके लिए पता होगा जो चंद्रमा की सरफेस है उस पर जो जी का मान है वो 1/6 होता है। तो जैसे ही हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जा हो जाएगा, जब किसी वस्तु का वेट कम हो जाएगा तो उसकी जो समय अवधि है वो इनक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है आपको इनक्रीज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 सिलेक्ट द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपके लिए याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चंस जरूर ही आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप बार्क का एग्जाम देना चाहे एनपीसीएल का। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अदिश राशि का चयन करें, अदिश राशि कौन सी है। तो यहाँ पर फोर्स हमारी सदिश राशि है, वेलोसिटी यहाँ पर हमारी सदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर त्वरण भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है जनरल
जनरल न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम्स कंसिस्ट ऑफ वेयर ई पी एंड एन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ पर बोला गया आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर अधिकांश परमाणुओं के नाभिक में क्या होता है, जहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन है, पी प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर आपका जो नाभिक होता है यानी कि जो एटम होता है उसके नाभिक में कौन कौन से एलिमेंट या तत्व उपस्थित रहते हैं वो आपके लिए बताना है। तो आपने नाभिक के बारे में पढ़ा होगा कि जो नाभिक हमारा यानी कि जो एटम जो होता है उसके नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के न्यूक्लियस यानी कि एटम के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कोशिका में यहाँ पर चक्कर लगाता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपके लिए क्वेश्चन है कि एटम यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि जो एटम जो होता है उसके नाभिक में कौन सा चार्ज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, अगर आपने अभी तक बार्क प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है ओनली 99 रुपये, तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके आने वाले NPCL एंड बार्क के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। यहाँ पर आप 10 टेस्ट सीरीज को अगर लगा लेते हो और इसमें आपका 60+ स्कोर कर लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से आपका प्रीलिम्स जो टेस्ट है उसमें क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और डेमो टेस्ट देना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है द मोस्ट अबाउंडेंट रेयर गैस अवेलेबल इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दुर्लभ गैस कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी है जीनोन, ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर डी है आर्गन। तो यहाँ पर आपके लिए 4 गैसेस के नाम दिए गए हैं और बोला गया कि जो पृथ्वी का हमारा जो वायुमंडल है सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस, ये 4 ऑप्शंस में आपको देखने को मिलती है। तो जो आर्गन गैस है वो हमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि आर्गन गैस एक दुर्लभ गैस है यहाँ पर, इसलिए आपके लिए यहाँ पर बताना था कि ये कौन सी दुर्लभ गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा मिलती है। तो आर्गन प्रचुर मात्रा मिलती है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ए लुब्रिकेंट इन रोटेटिंग मशीन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घूर्णन मशीनों में स्नेक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर है फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ग्रेफाइट ऐसा तत्व है जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग है, इसलिए हम इसको जो भी मशीनें होती हैं उसमें लुब्रिकेंट के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि घूर्णन मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपने अच्छे से पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो इसकी PDF आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके इनको रिवीजन कर सकते हो ताकि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएं। और बार्क की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर बोल रहा है प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कैन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर बी में रिडक्शन, ऑप्शन नंबर सी में सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, पदार्थ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी कि ले रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रोसेस होती है वो कहलाती अपचयन यानी कि रिडक्शन, अपचयन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।